दोस्तों अधिकतर अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको पता ही है कि क्या हालात होते हैं, तो वीज़ा लगता नहीं है आराम से। तो इससे बेटर तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना, किसी भाई के बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों पोलैंड में ना 5 तरह के वर्क परमिट होते हैं, वर्क परमिट ए, बी, सी, डी और एस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। सबसे पहले जो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है, जो मेन जॉब के लिए होता है वो है डी, वो उसमें नेशनल वीज़ा आता है। नेशनल वीज़ा, ठीक है, एक इस तरह का वीज़ा होता है जो 1 साल का वीज़ा होता है, जिसके बेसिस पे आपको रेजिडेंसी मिलती है। ठीक है, बाकी जो वीज़ा होता है सीजनल वर्क परमिट, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वर्क परमिट डी की बात करेंगे और सीजनल वर्क परमिट की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जिसके वीज़े भी काफ़ी लग रहे हैं। वर्क परमिट डी की बात करते हैं। सबसे पहले वर्क परमिट डी क्या होता है? डी कैटेगरी के वर्क परमिट है, उसके बेसिस पे नेशनल वीज़ा अप्लाई होता है, जिसके बेसिस पे आपको जो है रेजिडेंसी ग्रांट होती है पोलैंड के अंदर, जब आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करके यानी कि डेलीगेट करता है आपको, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर पोलैंड में आकर, ठीक है, जॉब करें। तो उसके लिए यूजुअली जो है आपका वर्क परमिट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सीजनल वर्क परमिट इस तरह का वर्क परमिट होता है जिसके अंदर एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 9 महीने के लिए। 9 महीने से ज़्यादा सीजनल वर्क परमिट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है या तो वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है, या तो फिर आपको जो है एक नई जॉब ढूंढनी पड़ती है पोलैंड के अंदर रहकर। देखिए वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं जिसके बेसिस पे आपको वर्क वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो है ई कॉन्सुलेट सिस्टम के ऊपर जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। जो ई कॉन्सुलेट जो सिस्टम है, ठीक है, वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो इस तरह का दिखता है। इसके ऊपर जाके आपको शेंगेन वीज़ा का जो पूरा फॉर्म होता है ना, वो भरना होगा। ठीक है, नेशनल वीज़ा का जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ, शेंगेन वीज़ा के अंदर ये कैटेगरी है नेशनल वीज़ा, जो कि 1 साल का होता है, जिसका आपको फॉर्म भरना है। आपको आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जिसके अंदर वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की पड़ी हो एक्सपायर होने से पहले। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कलर्ड फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, रेजोल्यूशन आप जो है जाके चेक कर सकते हैं, जो भी पोलैंड की वेबसाइट पे जो भी मेंशन्ड है, ठीक है, रेजोल्यूशन, वो आप चेक कर सकते हैं। फ्लाइट आइटनरी, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक डमी टिकट होती है और एक जो है रियल रिजर्वेशन होती है, जो कि जिसे हम बोलते हैं कि होल्ड बुकिंग भी है। डमी टिकट मतलब आइए बुकिंग को होल्ड कर लीजिए, कुछ एक फ़ी पे करके बुकिंग होल्ड हो जाती है, तो वो जेन्युइन होती है, 3-4 दिन के लिए वैलिड रहती है। जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब वो चेक करेंगे तो आपका जो पीएनआर वगैरह जो सारा रिफ्लेक्ट करेगा सिस्टम के ऊपर, तो वो एक जेन्युइन साइट दिखती है आपकी। दोस्तों आपको इसके अलावा चाहिए होगा एक ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रूफ, जो कि आपका कवरेज होनी चाहिए कम से कम 30,000 यूरो की जो है कवरेज आपको इसके अंदर होनी चाहिए इंश्योरेंस के अंदर। जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आकर अपना जो है चेक कीजिए, गूगल के ऊपर जाके आपको मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली आप ये बाई कर सकते हैं। कुछ इंडिया के 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास आपको जो है इंश्योरेंस मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका जो कवरेज बहुत अच्छा 1 लाख तक का कवरेज ही मिल जाता है आपको यूरोज़ का, तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो ईजी है। इसके बाद आपको चाहिए आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है तो वो आपको डेफिनेटली वर्क परमिट पे बुलाने के बाद में आपको अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड करता ही है। उसका प्रूफ जो है वो सारा का आपको जो है ना सारी डॉक्यूमेंट बना के जब देगा, सारे पेपर्स आपको सेंड करेगा, तो उसके अंदर ही वो प्रूफ होता है अकोमोडेशन का। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं ऑफर लेटर। ठीक है, तो ऑफर लेटर होता है वो, ठीक है, वो कोई प्रॉपर एक तरह का जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपको जॉब ऑफर हुई है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की आपको जो है ओरिजिनल्स और कॉपीज़ जो है वो जमा करवानी पड़ेंगी वर्क परमिट हासिल करने के लिए एम्बेसी के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपका एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर और सीवी चाहिए होगा, जो भी आपने काम किया है उस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसका आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो वो आप जो है बनवा के उसको ट्रांसलेट करवा के, ठीक है, तो वो आप फाइल में बीच में लगा सकते हैं। और साथ में आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीवी जो है आपका ये डिनोट करता है कि आपने इतना एक्सपीरियंस है और ये कंपनी के साथ में काम किया है, और अब आपकी जॉब जो है यहाँ पे लग चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो भी आपके सीवी के लिए एक आगे बेनिफिशियल फैक्टर ही बनेगा। और मैंडेटरी है दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा एम्प्लॉयर की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, वो किस तरह से आपका जो है वर्क परमिट प्रोसेस करता है, वहाँ पे अप्लाई करता है। तो बहुत सारे भाइयों का सवाल भी था ना, जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना देते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, पोलैंड के अंदर एक वॉयवॉडशिप ऑफिस होता है, उसको गवर्नर का ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, वॉयवॉडशिप कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो गवर्नर का ऑफिस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होती है वो एक तरह से, जहाँ पर जाके जो है बंदा जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको, ठीक है, वो जाके आपके पेपर्स बनवाता है जहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी गारंटी उठाता है, वो अपनी कंपनी का लीगलाइजेशन का प्रूफ दिखाएगा, वो अपनी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ दिखाएगा, और वो अपना जो है सारी की सारी जो आपकी गारंटी लेटर होते हैं वो वहीं पे लगाएगा और जमा करवा के उसके बाद आपका जो वर्क परमिट अप्रूवल वहीं पे डालेगा उस ऑफिस के अंदर। तो डिटेल में बताता हूँ, इस चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। तो एम्प्लॉयर को क्या क्या चाहिए वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए आपके लिए, आपके बिहाफ पे। दोस्तों एम्प्लॉयर को ना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा पोलैंड के अंदर, कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपकी गारंटी उठा रहा है, तो उसके अंदर जो है ना सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से आपको बुला रहा है, और वो उसका कंपनी का जो है पीआरओ या ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मैनेजर है वो सब कुछ भर के देता है आपके बिहाफ पे। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ ऑफ
लीगल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर का लीगल स्टेटस है, ठीक है, जो पोलैंड में है वो, ठीक है, उसका एक ब्रांच होना चाहिए वहाँ पर, उसकी वो एक कॉपी लगाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएगा कंपनी का, कि भाई वो दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे जो है मेरी कंपनी पूरी एस्टैब्लिश अच्छे तरीके से और मैं यहाँ पे बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर को आपके बिहाफ पे जो है वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड मांगते हैं एम्प्लॉयर की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि उसकी ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रही हैं, उसकी कंपनी स्टेबल तो है। बुलाने के लिए आपको कोई ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी वर्क परमिट वाला सिस्टम हो रहा है, कोई आपको ऐसी फेक वर्क परमिट जो दिलवा रहा है और उस पर आपको बुला रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर को जनरली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, वो चाहिए होती है एम्प्लॉई के पासपोर्ट की कॉपी। इसके बाद एम्प्लॉई का जो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से भी करवाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो उसको करवाना पड़ेगा। आप जो करवाएंगे वो आपके लिए होगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयर करवाएगा वो उसकी तरफ से होगा। बाकी उसे अपनी कंपनी की जो डीड दिखानी पड़ेगी, स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी पड़ेंगी, जिसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है पिछले 1 साल के शो हो रहे हैं एकदम सही तरीके से, बैलेंस शीट वगैरह होती है, ठीक है, वो सब कुछ चेक करते हैं वो। इसके अलावा आपका जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट वही चाहिए दोस्तों। एक बार जो है एम्प्लॉयर आपके लिए ये सारी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताई है अपने बिहाफ पे वहाँ पे गवर्नर्स के ऑफिस के अंदर जाके जो आपका लेबर से अप्रूवल ले लेता है, तो तकरीबन कम से कम भी आपका जो है 15 से 20 दिन लगते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन या वर्क परमिट टाइप, ठीक है, तो इसके अंदर जो है इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद आपका जब अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद ही आपको जो है एम्प्लॉयर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होते हैं और आपकी फ़ाइल बना के जो है जहाँ पर भी है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, तो आपको वो कोरियर करेगा। ये जनरली ये एक प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। जो आप पोलैंड में एंटर होने से पहले आपका जो इमिग्रेशन चेक होता है, जहाँ पे वो आपका छोटा मोटा एक इंटरव्यू लेंगे, तो आपसे पूछेंगे, आपसे एक वर्क परमिट के अप्रूवल लेटर मांगेंगे, ठीक है, तो आपसे बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। उसके बाद में जो आपको वो स्टैंप लगा के आपको एंट्री दे देंगे पोलैंड के अंदर। उसके बाद वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले जो है अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। जब घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाता है उसके बाद आप रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी जो फीस होती है वो होती है 11 यूरो। 11 यूरोस के अंदर फिर आपकी जो है रेजिडेंस कार्ड अप्लाई होगी। जब आपका रेजिडेंस कार्ड आता है फिर आप एक्चुअली में वहाँ पे लीगली काम करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों जो मैंने आपको भी बताया, और यही जो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी होती है टोटल। तो दोस्तों जनरली अगर आपको वर्क परमिट या फिर टूरिस्ट वीज़ा कुछ भी अगर चीज़ अप्लाई करनी होती है ना, तो शेंगन वीज़ा एक टर्म यूज़ की जाती है, शेंगन वीज़ा उसको बोलते हैं। वो शेंगन वीज़ा के अंदर कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि सी कैटेगरी होगी, डी कैटेगरी का वीज़ा हो गया नेशनल वीज़ा, सी कैटेगरी का शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा, ठीक है, इसके अंदर जो सी कैटेगरी का जो वीज़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका 3 महीने का वर्क परमिट होता है, ठीक है, होते हैं कई सीजनल जॉब्स के अंदर होती है ये रिक्वायरमेंट के 3 महीने का वर्क परमिट आप पहले अप्लाई करो, उसके बाद जाके आप वहाँ पे अपना जो है रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करोगे, तो उसके बाद आपका वर्क परमिट रिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 महीने का जो आपका टाइम है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका वर्क परमिट की जो फीस होगी वो जनरली आपकी होती है 11 यूरो, ठीक है। अब आपका जो नेशनल वीज़ा है, जो आपका डी कैटेगरी का वीज़ा होता है, जो जनरली 1 साल का होता है, टाइम फ्रेम उसका 1 साल का होता है, उसकी जो फीस होती है 22 यूरो होती है, 22 यूरो 10 सेंट, ये एग्जैक्ट फीस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सीजनल वर्क परमिट की फ़ीस होती है वो होती है सिर्फ 6 यूरो। 6 यूरो में आपका 9 महीने का सीजनल वर्क परमिट जो होता है उसके बिहाफ पे आपको जो है वीज़ा मिलता है 1 साल का, ठीक है। इसके अलावा आपका जो वर्क परमिट डी होता है, जो रेगुलर वर्क परमिट होता है, उसकी जो फीस होती है 44 यूरो, 44 यूरोज़ एंड 19 सेंट्स टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली। इसके अंदर एम्बेसी जो है 6 हफ्ते का टाइम ले लेती है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, तो आपको बहुत ही पेशेंस से रहना होगा। जब भी आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि 2 महीने पहले आप पूरी एडवांस में तैयारियां करके रखें, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है, फाइल पूरी प्रिपरेशन होती है, आपको सब कुछ चेक करना होता है। उसके बाद में ये जो है आप जो फटाफट से अप्लाई कीजिए, क्योंकि वर्क परमिट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और आपका जो प्रोसेस किया हुआ है वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों बहुत सारे मेरे भाइयों का ये सवाल होता है कि भाई अगर हम मान ले अगर आ गए, ठीक है, वर्क परमिट के ऊपर, तो जैसे 9 महीने का 1 साल का वीज़ा होता है, तो अब मैं क्या करूँ आगे, लग्जमबर्ग में मूव होना है, मुझे कोई अच्छी कंट्री में जाना है पैसे कमाने के लिए। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप टिक के जहाँ हो पहले वहाँ पे अपने आप को सेटल करो, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको वहाँ पर रहकर, गुड न्यूज़ इज़ कि जब आप वहाँ पे जाते हो, रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, आपको जॉब पसंद नहीं आ रही है, आप वहाँ पे नए एम्प्लॉयर्स को ढूंढना शुरू कर सकते हो, नई जॉब्स ढूंढना शुरू कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कंट्री के अंदर होते हो तो जॉब ढूंढनी काफ़ी आसान होती है रादर देन अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान या फिर कोई और कंट्री से, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी जॉब जो स्विच कर सकते हो, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका दोबारा से वर्क परमिट अप्लाई करेगा गवर्नर्स ऑफिस के अंदर, पर उसमें क्या होगा कि आपका पोलैंड के अंदर ही सारा का सारा सिस्टम जो है हो जाएगा। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया जाने की, पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्री के अंदर रह के ही आपका जो है सारा का सारा सिस्टम वहीं पे हो जाएगा। क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में लेके जा सकता हूँ अगर मेरे पास वर्क परमिट है? तो इसका जवाब है येस, आप लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंडिया से ही नहीं लेके जा सकते, इंडिया पाकिस्तान से ही नहीं लेके जा सकते, मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करता हूँ ये कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप मुझे आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ,
तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी मेरे भाई के काम आ जाएगी वीडियो। तो फैमिली को बुलाना पोलैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन जिस मेरे भाई के पास में 2 साल का वर्क परमिट है ना, ठीक है, डी कैटेगरी के अंदर, वही बुला सकता है फैमिली को, और वो भी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंदर। जितनी आपकी वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती है उसी के अंदर फैमिली आपकी वहाँ पे आपके साथ में स्टे कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली को आपको इंडिया दोबारा भेजना पड़ेगा, पाकिस्तान दोबारा भेजना पड़ेगा। आपके पास अगर जॉब चेंज हो गई है, ठीक है, उसके बाद भी आप अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़े के लिए, और उसके बाद में आपका अंदर ही पूरा सेटअप हो जाएगा। चाहे कितना भी टाइम वहाँ पे काम करते हैं, कोई भी कंपनी के साथ काम करते हैं, 5 साल बाद वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, ठीक है। लैंग्वेज सीखोगे, पीआर लोगे, पेपर्स आपके बन जाएंगे, उसके बाद सोचो यार, ठीक है, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, या कहीं पे भी आपको जाना है, कोई भी आपकी मनचाही कंट्री, आप इजीली जा सकते हो यार। क्यों आप उस चक्कर में पड़ रहे हो ना कि जब आपको पता है कि हमारे पासपोर्ट इतने वीक हैं कि उसके ऊपर वीज़ा लगना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आपको मालूम है ये बात। तो यार पोलैंड के अंदर आने का खर्चा भी बहुत कम है, पोलैंड का वीज़ा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है इस टाइम पे। अप्लाई करो, कम से कम कॉस्ट में पोलैंड आओ, पेपर बनाओ, दूसरी कंट्री के अंदर जाओ, काम करो। जो आदमी पहले पैसों के बारे में सोचता है दोस्तों, वो धक्के ही खाते रह जाता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी है, यूरोप के अंदर यही कहानी है, पैसों का लालच बस, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर की तरफ जाओ, पैसे आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, करियर आपका खुद ब खुद बन ही जाएगा यहाँ पे, टेंशन मत लो उस चीज़ की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी ना, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, उस पर आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलती है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, ठीक है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन निकालने में पूरी, उसके बाद एनालाइज करके पूरा चेक करके फिर मैं आई वीडियो बनाता हूँ, और इन्फॉर्मेशन तभी आपको जो है सब मिल पाती है यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों अगर आपको हमारी कोई सर्विस चाहिए, ठीक है, अगर आपको मेरी तरफ से कोई सर्विस चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो मैं आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर आपका जो वीज़ा है वो श्योर शॉट लगना ही है। पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। वीज़ा, अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, वीज़ा आपका एम्बेसी ने देना है, ठीक है, वर्क परमिट लेकिन आपका जो है उसके ऊपर श्योर शॉट वीज़ा लगना है। ये हमारी प्रेडिक्शन होती है, जिसके अंदर जितने भी वीज़े हैं, ठीक है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स अब तक हुए हैं उनके वीज़े लगे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, जो मेरी वीडियो देखकर आएगा, ठीक है, उसको तो मैं बहुत ही बढ़िया रीज़नेबल कॉस्ट दूंगा, क्योंकि वीज़ा में चांसेस यही होते हैं दोस्तों 50-50। एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं दिया तो उसके लिए फिर हम री अपील करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आपको आगे प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली एक फैंटास्टिक वीडियो के अंदर, लेके आएंगे बढ़िया एक कंटेंट। बाय बाय।